हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। आज हम आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का। पहला टॉपिक है बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर की बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि मेडिकल का एग्ज़ाम हो चाहे इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही वेटेज रखता है। कम से कम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस चैप्टर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में जितनी भी कॉन्सेप्चुअल बातें होती हैं, बेसिक्स होते हैं, उसकी स्टार्टिंग यही से होती है। इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात ये आती है कि केमिस्ट्री होती क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करूं तो केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री एक्चुअल में साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी भी मैटर का कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज अर्थात फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी बात करते हैं। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं केमिस्ट्री को। लिखिए आप लोग, दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दिस इज द branch of science, this is the branch of science which deals with composition, bonding, that is structure, method of preparation and properties of matter. अब यहाँ पर ये इंडिविजुअल जो बातें हैं, कंपोजिशन, बॉन्डिंग जिससे स्ट्रक्चर डिफाइन होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इन बातों की जो स्टडी करती है साइंस की ब्रांच, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। कंपोजिशन का मतलब उसके इंग्रेडिएंट से ही है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ मिली हुई है। जैसे सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट 1 हो सकता है, सॉल्यूट 2 हो सकते हैं, सॉल्यूट 3 हो सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है, तो उसकी बात करते हैं कंपोजिशन। बॉन्डिंग या स्ट्रक्चर, यदि हम मीथेन की बात करते हैं तो हमें पता है कि उसके अंदर 4 CH बॉन्ड होते हैं, 4 CH बॉन्ड होते हैं, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कोई भी कंपाउंड ले लें, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, उसको कैसे बनाया जाता है, किन की हेल्प से बनाया जाता है, उसको हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर रखते हैं। और प्रॉपर्टीज, जब हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज 2 टाइप के पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर की इन सब बातों की स्टडी जिसके अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो प्रश्न यह है कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो आपने समझ ली कि केमिस्ट्री क्या होती है, पर यदि हम ये बात करें कि केमिस्ट्री का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, उसकी यदि हम बात करें तो इम्पोर्टेंस की यदि हम बात करते हैं तो बेटा 2 टाइप की इम्पोर्टेंस हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है
इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात यदि हम करते हैं तो दो टाइप की इम्पोर्टेंस हमारे लिए होती है। पहली इसकी कंस्ट्रक्टिव इम्पोर्टेंस होती है। कंस्ट्रक्टिव इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है? जो किसी के हित के लिए बात करती है। हमें पता है कि आजकल प्रत्येक व्यक्ति अपनी हेल्थ के प्रति बहुत सजग रहता है। हेल्थ यदि उसकी खराब हो जाती है तो वो मेडिसिन का सहारा लेता है। तो मेडिसिन के फील्ड में एक कंस्ट्रक्टिव यूज हो गया किसका? आपका केमिस्ट्री। तो कंस्ट्रक्टिव यूज के अंदर कौन कौन से फील्ड आ सकते हैं? मेडिसिन के रूप में यूज हो सकता है। मेडिसिन के रूप में हम देखते हैं। मेडिसिन के रूप में भी हम यदि बात करें तो दो ड्रग के नाम हैं, सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल। कौन कौन सी? सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल। ये दोनों ड्रग कैंसर थेरेपी में यूज होती है। कहाँ यूज होती है? कैंसर थेरेपी में यूज होती है। कैंसर थेरेपी में यूज होती है। पैरासीटामोल जिसे पीसीएम के नाम से भी जानते हैं, क्या होती है? एंटीपायरेटिक ड्रग होती है। एंटीपायरेटिक ड्रग होती है। एंटीपायरेटिक ड्रग होती है। क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग होती है। क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग होती है। तो हम कह सकते हैं कि मेडिसिन के क्षेत्र में इसका कंस्ट्रक्टिव यूज है। फूड इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। फूड इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। और कहाँ यूज होता है इसका? इसके अलावा जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स की बात करें, पेस्टिसाइड्स की बात करें, इंसेक्टिसाइड्स की बात करें, इसमें भी इसका यूज होता है। दूसरा यूज क्या होता है? डेस्ट्रक्टिव यूज भी होता है। डेस्ट्रक्टिव यूज की यदि हम बात करें तो आजकल हम देख रहे हैं कि हर देश अपनी न्यूक्लियर वेपन बनाने के क्षेत्र में मैक्सिमम वर्क कर रहा है। उसे डर है कि कोई देश उस पर अटैक ना कर दे। इसके लिए वो क्या कर रहा है कि डेस्ट्रक्टिव वे में काम कर रहा है। केमिस्ट्री का यूटिलाइजेशन डेस्ट्रक्टिव वे में कर रहा है। एटम बम हो, चाहे न्यूक्लियर बम हो, चाहे हाइड्रोजन बम हो। एटम बम के अंदर बात करें, चाहे हम बात करें हाइड्रोजन बम की, उन सब में देखा जाए तो डेस्ट्रक्टिव वे में काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री की इंपोर्टेंस की बात करें तो मेडिसिन के फील्ड में, फूड इंडस्ट्रीज में, fertilizer, pesticide, insecticides, there are so many use of chemistry in our daily life. Even economy of any country में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमें पता है जिस देश के पास जितना ज़्यादा गोल्ड होता है उसकी इकोनॉमी उतनी ही स्ट्रांग होती है। और गोल्ड अपने आप में एक एलिमेंट है जिसका जो सिंबल होता है वो AU होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसमें बात आई मैटर की, क्योंकि हमने कहा कि चाहे उसकी कंपोजिशन की बात हो, चाहे उसकी स्ट्रक्चर की बात हो, चाहे प्रॉपर्टीज की बात हो, तो वो साइंस है जहाँ मैटर को डील किया जाता है। और यदि मैटर को डील किया जाता है तो हमारा पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मैटर है क्या? तो सबसे पहले मैं बात कर दूं मैटर के बारे में, तो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनीथिंग ऑफ यूनिवर्स विच हैव मास, एनीथिंग ऑफ यूनिवर्स
universe which has mass and occupy space is called matter. मास तो सब जानते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी बॉडी इज कॉल्ड मास। बट स्पेस के रिगार्डिंग आपको बॉडी के नेचर को पहचानना होगा। स्पेस का मतलब है क्या? स्पेस इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आप मैटर ले रहे हो, यदि वो वन डायमेंशनल है, तो उसकी लेंथ को कवर करेगा, यदि वो टू डायमेंशनल है, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को कवर करेगा, और यदि वो थ्री डायमेंशनल है, तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों को ऑक्युपाई करता है। तो स्पेस का यूनिक मीन्स क्या है? केवल वॉल्यूम है, ऐसा सही नहीं है। इसका मतलब इस बात पर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट जिसका आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जिसका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट किस तरह की है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल, तो वो स्पेस की बात करेगा। तो एनीथिंग ऑफ यूनिवर्स विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैटर के लिए उसका मास का होना, ऑब्जेक्ट का, और उसका स्पेस का घेरना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें मास होगा और वो स्पेस ना घेरे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, यदि आपसे कोई हो कि भाई मैं किसी से हेट करता हूँ, नफरत करता हूँ, मैं किसी के प्रति इमोशंस रखता हूँ, मैं किसी की रेस्पेक्ट करता हूँ, और आपसे कहे कि ये क्या मैटर है? नो, दिस इज नॉट मैटर। क्यों? क्योंकि किसी के लिए इमोशन रखना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भाई तेरे लिए 2 किलो इमोशन रखता हूँ। तो इमोशन रखना एक जस्ट एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसे मेजर नहीं किया जा सकता, तो इसलिए वो मैटर नहीं हो। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैटर क्या होता है, ये हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि मैटर के बारे में जो हमें दूसरी बात पता होनी चाहिए, वो क्या पता होनी चाहिए? इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैटर होता है वो पार्टिकुलेट नेचर का होता है। मैटर इज particulate nature. Matter is having, कह सकते हो आप, matter is having particulate nature। मतलब मैटर कंटिन्यूस नहीं होता, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप सभी ग्लास के बारे में जानते हैं। ग्लास देखने में तो कैसा लगता है कि ग्लास देखने में ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यूस है, लेकिन यदि हम ग्लास को पकड़ के छोड़ दें तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा सेंस है कि वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल या मैटर इज हैविंग पार्टिकुलेट नेचर। और ये बात आपने 9th क्लास में पढ़ी है कि पार्टिकुलेट नेचर रखता है, और इवन 4 कैरेक्टरिस्टिक भी आपने पढ़ी है वहाँ पर कि पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, जिन्हें एटम और मॉलिक्यूल्स कहते हैं किसी भी मैटर के। ठीक है ना? इसके अलावा उनके बीच में स्पेस होता है, ये बात भी आपने पढ़ी हुई है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि वो कंटिन्यूस मोशन करते रहते हैं। और इसके अलावा एक बात और पढ़ी है आपने कि उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। 9th क्लास के पहले टॉपिक में ही आपने पढ़ा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, पर क्या है कि हम जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होते हैं, पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं।
और यही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि कोई भी पिछले साल हमने जो चीज़ पढ़ी होती है बेटा वो कभी भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि उसी के ऊपर बिल्डिंग बनानी चाहिए, नॉलेज की बिल्डिंग, तभी नॉलेज को एनहेंस किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बात आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो आप ये ध्यान रखें कि मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। मैटर को जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेटा तो दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। एक क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा तरीका होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर को एक्चुअल में तो 5 स्टेट्स में बांटा गया है, लेकिन डिटेल में जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो 3 ही फिजिकल स्टेट देखते हैं। और वो फिजिकल स्टेट्स क्या होती है हमारे पास? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। हालांकि 2 और स्टेट होती हैं जिनकी डिटेल अभी हमारे लिए नहीं आई है, ठीक है। एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस-आइंस्टीन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 फिजिकल स्टेट की हम यहाँ बात करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर यदि हम बात करते हैं तो मैटर के 2 टाइप के क्लासिफाई किया जाता है। एक तो यहाँ पर प्योर सब्सटेंस के रूप में, और दूसरी यदि हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं मिक्सचर के रूप में। और प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक एलिमेंट के रूप में और एक कंपाउंड के रूप में। वही मिक्सचर को भी हम 2 टाइप से क्लासिफाई करेंगे, एक होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा यदि हम बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, गैस क्या होती है, लिक्विड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, ये सब आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। क्योंकि आगे जब हम केमिस्ट्री में बढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके लिए कोई ना कोई वर्ड यूज़ करना पड़ता है डेफिनेशन देने के लिए। जैसे आपने कहा कि सॉल्यूशन को डिफाइन करना है, तो सॉल्यूशन के लिए आपको ये बोलना पड़ता है कि इट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर। तो यदि आपको मिक्सचर की नॉलेज नहीं है, आपको होमोजीनियस का मतलब नहीं है, आपको हेट्रोजीनियस का मतलब क्लियर नहीं है, कंपाउंड क्या होता है ये पता नहीं है, एलिमेंट क्या होता है ये पता नहीं है, इसके भी छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डेफिनेशन नहीं देना आता, एटम्स क्या होते हैं वो नहीं आता, तो आप एक प्रॉपर टर्म यूज नहीं कर पाएंगे। और जब प्रॉपर टर्म नहीं होती है तो फिर वो हमें केमिस्ट्री टफ लगने लगती है। केमिस्ट्री बिल्कुल भी टफ नहीं होती, केमिस्ट्री टाइम मांगती है, केमिस्ट्री रिवीजन के लिए टाइम मांगती है बेटा, स्टडी करते वक्त रेगुलरिटी मांगती है। रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी बेसिस है किसी भी सब्जेक्ट को कमांड करने की। तो मेरा आपको यही कहना है कि जब भी आप पढ़ें अपने ब्रेन को कूल रखते हुए रेगुलर और पंक्चुअल स्टडी करें तो डेफिनेटली कोई भी सब्जेक्ट आपको हार्ड नहीं लगेगी, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके बात करते हैं। ये मैंने नॉर्मल क्लासिफिकेशन बता दिया, 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, इधर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब इनको मैं एक एक करके लेता हूँ
पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैं प्योर सब्सटेंस को लेता हूँ, उसको एलिमेंट लेता हूँ, एलिमेंट को फर्दर कैसे मैं क्लासिफाई करूँगा, क्योंकि एलिमेंट फर्दर जो है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल्स इससे छोटे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल, यानी सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और एटम्स विल मेक एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा बेटा, एटम होगा, एटम्स। और इवन एटम्स के बाद की भी बात करें तो एटम्स के दो पार्ट होते हैं, एटम के दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं एटम के दो पार्ट, एक तो होता है उसका न्यूक्लियस, एक तो क्या होता है न्यूक्लियस, और एक क्या होता है, एक होता है शेल। शेल आपने पढ़े KLMN, इस तरह से n = 1 2 3 4 शेल। और शेल से भी अंदर क्या होता है, सबशेल। क्या होता है, सबशेल, सबशेल होता है। सबशेल यानी कि आपके देखिए SPDF पीरियोडिक टेबल में जो नाम रखे गए SPDF वो सबशेल होते हैं। सबशेल के अंदर क्या होता है, सबशेल के अंदर होता है ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ऑर्बिटल को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसमें क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए हम कहते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो बात क्या हुई, बात हुई मैटर से स्टार्टिंग और कहां तक पहुंच गए, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तक, सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए। और हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में इन्हीं की बात करनी होती है, एटम की बात करनी होती है, उसके पार्ट्स की बात करनी होती है, उनके शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स की बात करनी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी होती है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है। लेकिन ओवरऑल सब चीजें कहाँ से निकली है, मैटर से निकली है। तो इसका मतलब यह है कि मैटर के बिना कुछ भी नहीं है। तो मैटर इसलिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है किसका, केमिस्ट्री का। अब हम बात करते हैं इसमें फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो मैटर 3 टाइप का यहाँ पर मैंने क्लासिफाई किया है, उनको हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। आपसे पूछिए कि सॉलिड है क्या, सॉलिड रिजिड क्यों होता है, लिक्विड है क्या, लिक्विड में बहने की प्रवृत्ति क्यों होती है, गैस होती क्या है, गैस होती क्या है, गैस में बहने की प्रवृत्ति क्यों होती है, शेप क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे दिमाग में विजुलाइज होते हैं कि भाई क्या क्या हम चीज़ ध्यान रख सकते हैं, जिससे हमसे कोई पूछे कोई भी क्वेश्चन सॉलिड, लिक्विड, गैस के रिगार्डिंग, तो हम 1 सेकंड में उसका आंसर दे दें। तो इसके लिए हमें कम से कम 5 प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो इसके बेसिस पर यदि हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम यहाँ कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स, इधर मैं आपके सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट की बात कर रहा हूं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर मैं यहाँ पर इनके ध्यान रख सकता हूँ, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर पहले मैं बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडल, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडल, क्योंकि विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो विजुलाइजेशन के बेसिस पर यदि मैं बात करूँ तो मॉलिक्यूलर मॉडल मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब भी किसी भी सॉलिड के एक सेक्शन की बात करते हैं, एक सेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको इनके अंदर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक जा रहा हूँ, पार्टिकल स्ट्रक्चर तक जा रहा हूँ, और वहाँ पर मैं आपको विजुलाइज कराता हूँ कि कैसे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मैटर को कैसे विजुलाइज करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मॉडल के आधार पर यदि मैं देखूं तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है बेटा, वो क्या होता है, रेगुलर होता है। कैसा होता है, रेगुलर होता है, जस्ट लाइक दिस,
जस्ट लाइक दिस अरेंजमेंट होता है। ये एक रेगुलर अरेंजमेंट को इंडिकेट कर रहा है, ये एक रेगुलर अरेंजमेंट को इंडिकेट कर रहा है। वहीं एक लिक्विड स्टेट की बात करूं तो एक रैंडम अरेंजमेंट को इंडिकेट किया जा रहा है, एक रैंडम अरेंजमेंट को इंडिकेट किया जा रहा है। गैसियस स्टेट की बात करूं तो जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसिंग और बढ़ेगा। इस मॉलिक्यूलर मॉडल के आधार पर बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये अरेंजमेंट टोटली रेगुलर है। इनके बीच में जो स्पेसिंग है, इनके बीच में जो स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग बहुत कम है। और जब भी दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग कम होती है, स्पेसिंग कम होती है, तो उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। यहाँ स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है। आपको यहाँ दिख रहा है कि स्पेसिंग इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ देखें तो स्पेसिंग और भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि विजुअलाइजेशन के बेसिस पर मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट ले सकता हूँ इंटर पार्टिकुलेट डिस्टेंस, इंटर पार्टिकुलेट डिस्टेंस। पार्टिकल में क्यों यूज करूँ, मॉलिक्यूल भी कर सकता था, क्योंकि पार्टिकल के लिए तीनों टर्म यूज हो सकती हैं, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आइंस हो। तो इंटर पार्टिकुलेट डिस्टेंस की यदि बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम होता है, यहाँ पर क्या होता है, मॉडरेट होता है, मॉडरेट होता है, यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम, मॉडरेट, मैक्सिमम। तीसरी प्रॉपर्टी आप क्या ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर, तीसरी प्रॉपर्टी ध्यान रख सकते हैं इंटर पार्टिकुलेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकुलेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज हैं, ये इंडिकेट करता है कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिव क्या होगा, मैक्सिमम, यहाँ क्या होगा, मॉडरेट, यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस की यदि मैं बात करूं तो क्या कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है, थर्मल एनर्जी का मतलब होता है बेटा जब किसी भी मैटर को हीट दी जाती है तो उसके मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी स्टोर करते हैं, कितनी एनर्जी रखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें पता है जब इसको हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल एजिटेट तो होंगे पर अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर मॉलिक्यूल मूव करने लग जाएंगे। एक भगोनी में पानी रखिए, गैस के बर्नर पर रखिए, गर्म करिए, आप देखते हो पानी धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाता है, क्योंकि जो बॉटम का मॉलिक्यूल था वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है और ऊपर के मॉलिक्यूल धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। तो क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, मूवमेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर थर्मल एनर्जी इससे ज़्यादा होगी। और गैस के मॉलिक्यूल को गर्म कर दिया तो बहुत तेजी के साथ क्या होती है, बाहर निकलेगी या भागेगी। क्यों, क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। तो थर्मल एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ मिनिमम होगी, यहाँ मॉडरेट होगी और यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पर क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगी। और क्या ध्यान रख सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट हम ध्यान रख सकते हैं शेप एंड वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम। हमें पता है शेप डेफिनेट होगी, वॉल्यूम डेफिनेट होगा। मैं मार्कर लूँ, रख जाऊँ यहाँ पर, तो कुछ समय बाद में आऊँगा तो मार्कर ही होगा, मार्कर पेन तो बन नहीं जाएगा या कोई और चीज़ तो बन नहीं जाएगी। तो डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि शेप एंड वॉल्यूम कैसा होता है बेटा, यहाँ पर डेफिनेट होते हैं, दोनों ही डेफिनेट होते हैं।
जबकि यहां पर बात करूं तो यह वॉल्यूम तो फिक्स होता है। 1 लीटर यदि मैंने पानी लिया और मैंने यदि 3 अलग अलग कंटेनर में डाल दिया जिनकी शेप अलग अलग है, एक मैंने बाल्टी में डाल दिया, एक मैंने जग में डाल दिया, एक मैंने मटके में डाल दिया, तो शेप अलग अलग होगी, शेप फिक्स नहीं है, नॉट डेफिनेट, बट वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेप तो यहां पर फिक्स नहीं होती, नॉट शेप इज नॉट डेफिनेट, शेप इज नॉट डेफिनेट but volume is definite, volume definite है। जबकि यहां पर हमें पता है कि ना तो शेप डेफिनेट होती है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है। neither shape nor volume डेफिनेट। तो इसका मतलब ये हुआ ना तो शेप डेफिनेट होती है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है। एग्जांपल्स तो बहुत है आपके पास। पीरियोडिक टेबल का टोटल 118 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट सॉलिड, 6 एलिमेंट लिक्विड है और 12 एलिमेंट क्या है, गैस है। तो उनको एग्जाम्पल रख लो। सॉलिड के अंदर क्या हो सकते हैं, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, आयरन ले लो, गोल्ड ले लो, कॉपर ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। एलिमेंटल कंपाउंड्स ले लो, बहुत सारे कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जो कि क्या होते हैं आपके सॉलिड के अंदर होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, KMnO4 ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है ना। लिक्विड की बात करें तो जैसे मरकरी लिक्विड होती है, ब्रोमीन लिक्विड होती है, गैलियम लिक्विड होता है लिक्विड के अंदर, वाटर लिक्विड होता है, एल्कोहल लिक्विड होता है, बेंजीन लिक्विड होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड होता है। इस तरह से रख सकते हैं। ईथर लिक्विड होता है। गैस के अंदर 12 गैस है टोटल, सभी 0 ग्रुप की जितनी भी गैस है उसको रख दो, हाइड्रोजन को रख दो, फ्लोरीन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, क्लोरीन ले लो, CO2 ले लो, SO2 ले लो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से ले लो। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये बात है हमारी क्या, फिजिकल क्लासिफिकेशन पर बेस्ड जो मैटर होता है उनको एटलीस्ट ये 5 पॉइंट्स के बेसिस पर अपने ब्रेन में रखिए। पॉइंट्स तो और भी होते हैं, डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, बहुत सारे, लेकिन एटलीस्ट ये 5 पॉइंट आपके ब्रेन में होने ही चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसके केमिकल क्लासिफिकेशन की बेटा बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि केमिकल क्लास